नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वी पॉजिटिव क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हम 12th क्लास का जो अगला टॉपिक है सिंचाई, उसके ऊपर बात कर रहे थे और सिंचाई के कुछ वीडियो आपके पास उपलब्ध हो गए हैं। और आज हम सिंचाई की विधियां पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में सिंचाई की विधियां लगभग आधी हो गई थी, दो दो विधियां और बाकी है, तो उसके बारे में हम आज चर्चा कर लेते हैं। तो सिंचाई की जो विधियां हैं उसमें हमने अधोसतह लास्ट जो थी वो अधोसतह सिंचाई पढ़ी थी हमने। अधोसतह सिंचाई विधि, इसमें हमने बात कर लिया था कि जो मृदा की सतह है, जैसे मान लीजिए मृदा की सतह है, अब सतह के नीचे वाले क्षेत्र में, सतह के नीचे वाले क्षेत्र में हम क्या करते हैं, इसके अंदर पानी पहुंचाया जाता है। क्या पहुंचाया जाता है? पानी पहुंचाया जाता है। अब इसमें जो सतह है, अब हम बात करें तो सतह के नीचे कैसे, जैसे मान लो ये है आपका मृदा है, ये जो ऊपरी क्षेत्र है ये क्या है? मृदा है। और मृदा के नीचे वाला जो क्षेत्र है, जैसे ये नाली बन गई, ये जो मार्कर है वो लग रहा है आपको कि एक नाली है, पाइप के समान है। इसमें छिद्र होते हैं। अब छिद्र होते हैं, इसके ऊपर क्या कर दिया जाता है? मृदा डाल दी जाती है। क्या डाल दी जाती है? जैसे अब ये छुप गया, मृदा आ गई इसके ऊपर। अब इसमें से जैसे ही पानी छोड़ा जाता है, इसमें पानी छोड़ा जाता है तो नाली जो छिद्रों के माध्यम से क्या होगा, पानी भूमि में पहुंचेगा और पानी भूमि में पहुंचकर क्या होगा, ऊपर की तरफ गति करेगा, जिसे आप लोग क्या बोलते हो? सीम बोलते हो। क्या बोलते हो? सीम बोलते हो। ठीक है, तो ये पानी क्या होगा, ऊपर की तरफ गति करेगा। ठीक है, और ऊपर की तरफ गति करके क्या करेगा, ये पौधों की जड़ों तक पहुंच जाएगा। जैसे मान लो ये पौधे हैं तो पौधों की जड़ों तक पहुंच जाएगा। तो ये कौन सी विधि हो गई? अधोसतह सिंचाई विधि हो गई। इसमें हम जो नालियां बनाएंगे वो किससे बना सकते हैं? एक तो टाइलों से बना सकते हैं, जो पक्की हो, टाइलों से बना सकते हैं। इसके अलावा हम बना सकते हैं, जैसे पाइप होते हैं आपके, प्लास्टिक के पाइप होते हैं, सीमेंट के पाइप होते हैं, तो छिद्र युक्त पाइपों से हम क्या कर सकते हैं, इसके भूमि के नीचे के क्षेत्र में सिंचाई पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अधोसतह सिंचाई विधि से हम क्या कर सकते हैं? सिंचाई कर सकते हैं। इसमें जल दक्षता बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वाष्पीकरण की क्रिया नहीं होती है इसमें। ठीक है, और पानी निस्सारण की क्रिया के द्वारा नीचे नहीं जा पाता है, तो पूरा पानी पौधों को ही काम में आता है। ठीक है, अब हम बात करें तो अगली जो सिंचाई विधि है वो है बौछार सिंचाई विधि। कौन सी विधि है? बौछार सिंचाई विधि। बौछार सिंचाई विधि। अब जो बौछार सिंचाई विधि है, बौछार सिंचाई विधि है, अब ये क्या है? जिसे आप लोग बोलते हो फुहारा विधि, वही है ये फुहारा विधि। ही क्या है? ये बौछार सिंचाई विधि है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो पानी है उसको किसके रूप में, बूंदों के रूप में खेत में पहुंचाया जाता है। वर्षा की जो बूंदें आती है उसके समान क्या किया जाता है? खेत में पहुंचाया जाता है। तो बौछार सिंचाई विधि हो गई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे बात करें तो इसके अंदर बौछार सिंचाई विधि कैसे काम करती है। जैसे मान लो ये आपकी ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल से क्या होगा, एक मुख्य पाइप आएगी, मुख्य पाइप से क्या होगी, सहायक पाइप पे निकलेगी, सहायक पाइप निकलकर उसके अंदर क्या होगा, इस प्रकार से क्या होगा, सहायक पाइप निकल जाएगी। अब सहायक पाइप निकलने के बाद में इसके ऊपर क्या लगे होते हैं? राइजर लगे होते हैं, एक निश्चित दूरी के ऊपर क्या लगे होते हैं? राइजर लगे होते हैं। इस प्रकार से राइजर जानते हो, आपने नोजल देखा है, देखा होगा सबने। ठीक है, अब जो नोजल होता है वो क्या होता है कि उसके अंदर आपने देखा होगा दो भाग होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं इसके। एक तो नीचे की तरफ इस प्रकार का पाइप होता है, इस प्रकार का होता है इसके ऐसे स्टैंड होता है यहाँ पर ऐसे की तरफ, यानी कि दो लोहे के लगे होते हैं। फिर इसके ऊपर से यहाँ से निकलता है एक पाइप, निकलता है ऐसे सीधा। तो ये क्या कहलाता है? राइजर कहलाता है। क्या कहलाता है? राइजर। ठीक है, इसके ऊपर, राइजर के ऊपर लगा होता है बौछार, घूर्णी बौछार यंत्र। क्या लगा होता है? घूर्णी बौछार यंत्र लगा होता है इसके ऊपर। क्या लगा होता है? घूर्णी बौछार यंत्र
ठीक है। और इससे यहाँ पर क्या निकले होते हैं, इसके दो पंख लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, दो पंख लगे होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इमिटर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर, छिद्रस होते हैं, जिनकी सहायता से पानी क्या होता है, चारों तरफ बूंदों के रूप में फैलता है। तो ये क्या होता है, घूर्णी बौछार यंत्र, घूर्णी बौछार यंत्र, या फिर आप क्या बोलते हो इसको, नोजल बोलते हो। क्या बोलते हो, नोजल। आ गया समझ में। तो ये होता है, तो ये लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, नोजल लगे होते हैं। तो नोजल के माध्यम से पानी समान रूप से वितरित हो जाएगा और क्या होगा, बूंदों के रूप में चारों तरफ फैल जाएगा और इस प्रकार ये क्या करेगा, कार्य करेगा। ठीक है, इस प्रकार ये करेगा कार्य। इस प्रकार क्या होगा कि पानी समान रूप से पूरे खेत में वितरित हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, पानी पूरे खेत में वितरित हो जाएगा। क्लियर है। तो ये फुहारा सिंचाई विधि, बौछार सिंचाई विधि, या आप बोल सकते हो कि बूंदों के रूप में या वर्षा के रूप में जो सिंचाई की जाती है वो इसके माध्यम से की जाती है। ठीक है, अब इसमें जो बौछार सिंचाई विधि है इसमें क्या है कि दो प्रकार के, एक तो मिनी फुहारा होता है और एक होता है माइक्रो फुहारा होता है, मिनी और माइक्रो। ठीक है, तो इसके अंदर जो क्या होता है, छोटे और बड़े फुहारे होते हैं। जो क्या होते हैं, बड़ी फसल में ज़्यादा बड़े फुहारे लगा दिए जाते हैं, छोटी फसल होती है तो छोटे फुहारे लगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके लाभ। ये तो हो गई इसकी क्रियाविधि की कैसे कार्य करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंदर इसके लाभ। लाभ के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले सरल विधि है। कैसी विधि है, सरल या आसान विधि है। सबसे पहले तो ये चीज है आसान और सरल है। जैसे हम पृष्ठीय सिंचाई विधियों में हम पढ़ रहे थे कि इसके अंदर क्या है कि बहुत सारी नालियां बनानी पड़ती है, मेड़ बनानी पड़ती है, फिर हम बॉर्डर पट्टी विधि, इसमें भी नालियां, खेत को समतल करना पड़ता है, ढलान देखना पड़ता है, इस प्रकार की व्यवस्था है। लेकिन इसमें कोई ढलान की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की कोई बॉर्डर की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की कोई मेड़ की आवश्यकता नहीं है। इसमें सीधे ही क्या किया जाता है, पाइप के माध्यम से क्या किया जाता है, नोजलों को लगा दिया जाता है, जिसके माध्यम से सिंचाई हो जाती है। तो सरल और आसान विधि है। ठीक है, इसका प्रयोग उबड़ खाबड़ भूमियों में कर सकते हैं, कहां पर कर सकते हैं इसका प्रयोग, उबड़ खाबड़ भूमियों में कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं कि समतल खेत होगा तो उसमें तो हम क्या चौकेबार बेसिन विधि, पट्टी विधि, बॉर्डर पट्टी विधि या फिर हम कोड विधि अपना सकते हैं। लेकिन उबड़ खाबड़ भूमियों में, जैसे मान लो भूमि इस प्रकार की होती, तो क्या हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। किसका प्रयोग कर सकते हैं हम, इसका बौछार सिंचाई विधि का प्रयोग कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, उबड़ खाबड़ भूमियों में। इसके अलावा यदि हम बात करें इसके लाभ की, तो आगे है इसके अंदर जो आपका भूमि यदि बलुई मृदाएं हैं। कैसी मृदाएं हैं, बलुई रेगिस्तानी मृदाएं हैं, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, जैसे हम सिंचाई करते हैं तुरंत सूख जाता है, फिर सिंचाई करते हैं फिर सूख जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें बार बार सिंचाई, कम मात्रा में जल देकर हम क्या कर सकते हैं, फसलों को जीवित रख सकते हैं, बचा सकते हैं, उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो वो कौन सी विधि है, बौछार सिंचाई विधि। इससे हम बार बार कम समय में और कम मात्रा में ज्यादा सिंचाइयां करके क्या कर सकते हैं, फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। तो बलुई मृदा या बलुई मृदाओं में कम जल की मात्रा बार बार देकर उत्पादन बढ़ा सकते हैं। ये चीज समझ में आ रही है कि बलुई मृदा में कम जल की मात्रा बार बार देकर उत्पादन बढ़ा सकते हैं।
क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता है, जैसे ही सिंचाई करते हैं अंतःस्रवण की दर ज्यादा होती है तो क्या होता है, पानी नीचे वाले क्षेत्रों में चला जाता है, वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। इस वजह से क्या होता है, वहां पे जल की कमी होती है, बार बार फसलों को क्या सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हम कम मात्रा में जल और बार बार देकर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर फसलों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें तो इसके अंदर सिंचाई के साथ क्या दे सकते हैं, उर्वरक दे सकते हैं। सिंचाई के साथ क्या दे सकते हैं, उर्वरक। तो सिंचाई जल के साथ, सिंचाई के साथ उर्वरक प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। उर्वरक प्रयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते कि उर्वरक को हम क्या करेंगे, जल में घोलेंगे, घोलने के बाद में हम पाइप के माध्यम से क्या करेंगे, उर्वरक का भी प्रयोग कर देंगे। तो सिंचाई के साथ हम उर्वरक प्रयोग कर सकते हैं इस विधि से कि उर्वरक देने का जो मजदूरी है, मेहनत है, वो बच जाएगी इससे, तो इसके लाभ हुए ना। और इसके बाद में जो आपका जो पानी है खेत तक पहुंचता है, जो पानी है आपका वो खेत तक पहुंचता है, तो उसमें हम जैसे अन्य विधियों की बात करें तो उसमें नाली की आवश्यकता पड़ती है। अब नाली के माध्यम से चला आएगा तो क्या होगा, उसके अंदर नाली के माध्यम से अंतःस्रवण की क्रिया के द्वारा क्या होगा, जल का ह्रास होगा, जल कम मात्रा में खेत तक पहुंच पाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि पाइप के माध्यम से जल आने के कारण क्या होता है, उसमें अंतःस्रवण की क्रिया नहीं होती है और जल की बचत हो जाती है। तो अन्य विधियों की अपेक्षा जल की बचत तथा नालियों का जल ह्रास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि क्या होता है कि इसके अंदर हम पानी किसके माध्यम से पहुंचाते हैं खेत में, पानी किसके माध्यम से, पाइप के माध्यम से पहुंचाते हैं, इसलिए जो ह्रास होता है वो नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में अन्य जितनी भी सिंचाई की विधियां हैं, जैसे चौकेबार बेसिन विधि है, बॉर्डर पट्टी विधि है, या फिर हम बात करें कूड़ विधि है या अधोसिंचाई सिंचाई है, तो इनकी अपेक्षा क्या है, इसमें जल दक्षता ज्यादा है। तो जल दक्षता क्या होती है इसकी, ज्यादा होती है। क्या होती है, जल दक्षता ज्यादा होती है। लगभग 50 से 70% जल की बचत होती है। ये क्या है, इसके लाभ है। क्या है, लाभ। देखो उबड़ खाबड़ भूमियों में इसका प्रयोग कर सकते हैं आसानी से, सरल है, आसान है। बलुई मृदाओं में कम जल की मात्रा बार बार हम प्रयोग कर से उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा सिंचाई के साथ उर्वरक प्रयोग कर सकते हैं। अन्य विधियों की अपेक्षा जल की बचत तथा नालियों का जल ह्रास नहीं होता है। इसमें अन्य विधियों की अपेक्षा जल की दक्षता क्या होती है, ज्यादा होती है। और इसके बाद में जो 50 से 70% जल की क्या होती है, बचत होती है। मेड़ व नालियां नहीं होने के कारण क्या होता है, यंत्रीकरण संभव। क्या है, मेड़ और नालियां नहीं है, मेड़ और नालियों की जरूरत होती है, इसमें नहीं होती है। तो मेड़ और नालियां नहीं होने के कारण हम यंत्रों का प्रयोग आसानी से सुगमता से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस बौछार सिंचाई विधि के बहुत सारे लाभ होते हैं। ठीक है, अब देखो कोई भी चीज होती है तो लाभ देती है तो कुछ हानियां भी होती है, उससे हानियां होती है, नहीं होती। ठीक है, तो सभी चीजें क्या होती है, कोई भी चीज होती है तो लाभ नहीं करती है, हमें कुछ नुकसान भी करती है, लेकिन उस लाभ के सामने हमें दिखाई नहीं देते वो चीजें। ठीक है, जो भी चीज होती है, जो भी वस्तु होती है, वो सब लाभ के साथ साथ हमें हानि भी पहुंचाती है। ठीक है, देखो इसके अंदर जो इसकी सीमाएं पढ़ेंगे, कल हम पढ़ रहे थे लाभ और सीमाएं क्या होती है, बाउंडेशन होती है, एक प्रकार की हानि बोल सकते हो उनको, क्या बोल सकते हो, हानि।
तो अब पढ़ेंगे हम सीमाएं। देखो सीमाएं पढ़ रहे हैं तो सीमाएं सबसे पहले तो इसके अंदर एक चीज आती है कि अधिक जलमांग वाली जो फसलें होती है, अधिक जलमांग वाली फसलें होती है उनमें इसका प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये क्या होता है कि कम मात्रा में जल वितरित करता है। किस मात्रा में? कम मात्रा में। तो अधिक जलमांग वाली, अधिक जलमांग वाली फसलों में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? इसका प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनकी जलमांग क्या होती है? ज्यादा होती है, जल की आवश्यकता उनको ज्यादा होती है। जैसे धान की बात करें तो धान भी इसका प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें हमेशा जल की आवश्यकता होती है, इसलिए उसमें इसका प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते। इसके अलावा यदि हवा चल गई, क्या चल गई? हवाएं तेज गति की हवाएं चल गई तो इसमें जो खेत में पानी क्या है, समान वितरण नहीं हो पाएगा। खेत में पानी समान वितरण नहीं हो पाएगा क्योंकि हवा के साथ वो उड़कर दूसरी साइड पहुंच जाएगा, इसलिए समान वितरण नहीं हो पाएगा। तो हवाएं चलने पर पानी का समान वितरण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? समान वितरण नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तो इसके अंदर देखो सबसे पहले तो हमें पहली सीमा तो क्या है? अधिक जलमांग वाली फसलों में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हवाएं चलने पर पानी का समान वितरण नहीं होता है। और इसके अंदर एक चीज और होती है कि शुरुआती जो लागत होती है, वो लागत क्या होती है? अधिक होती है। लागत अधिक। अब लागत अधिक होगी तो छोटे किसान होते हैं वो इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, इसका जो खर्चा होता है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो शुरुआती लागत क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होते हैं? छोटे किसान इसको लगा नहीं पाते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करें तो पानी अशुद्ध होगा। क्या होगा? पानी अशुद्ध। तो पानी अशुद्ध होगा तो उस स्थिति में, अशुद्ध मतलब उसमें कुछ रेसे होंगे या उसमें कंकड़ पत्थर होंगे या फिर उसमें कुछ ऐसी पॉलीथीन होगी, तो क्या होगा? पानी अशुद्ध होने की स्थिति में जो रंध्र होते हैं, जो नोजल होता है, बौछार यंत्र होता है, उसमें क्या होता है? कचरा फंस जाता है, जिसकी वजह से पानी का समान वितरण नहीं होता है। तो पानी अशुद्ध होने पर सिंचाई में परेशानी। क्या होती है? सिंचाई में परेशानी होती है। सिंचाई में क्या होती है? परेशानी होती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तो इसके अंदर जो आपका मान लो आपका खेती है, उसमें जल कैसा है? लवणीय है। कैसा है? लवणीय। तो लवणीय जल के लिए उपयुक्त नहीं। लवणीय जल के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है लवणीय जल के लिए उपयुक्त? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि लवणीय जल का हम प्रयोग करते हैं तो क्या होता है? पानी किस रूप में? बूंदों के रूप में। बूंद के रूप में पानी गिरेगा तो पानी तो जो जल की मात्रा होगी वो तो नीचे चली जाएगी और जो लवण होंगे वो ऊपर ही रुक जाएंगे और लवणों की मात्रा धीरे धीरे ऊपरी सतह में बढ़ती जाएगी और भूमि कैसी हो जाएगी? लवणीय हो जाएगी। लवणीय होने से क्या हो जाएगा? भूमि की उर्वरक क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसलिए लवणीय जल के लिए ये उपयुक्त विधि नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद में तकनीकी जानकारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तकनीकी जानकारी। कैसे इसका प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में हमें प्रेशर रखना है इसमें, ये जानकारी होनी चाहिए।
ठीक है। तो इस प्रकार जो बौछार सिंचाई विधि है इसकी कुछ सीमाएं थी। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे बूंद बूंद विधि या टपका विधि। बूंद बूंद विधि या टपका विधि। अब आप लोग जानते हो जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, ड्रिप सिस्टम। क्या बोलते हैं, ड्रिप सिस्टम। देखो सबसे पहले तो हम बात करें जो टपका विधि है, टपका विधि या ड्रिप सिस्टम या इसका एक नाम और है बूंद बूंद सिंचाई। तो इसके अंदर सबसे पहले इसकी बात करें तो इसका आविष्कार कहाँ हुआ था, इजराइल। कहाँ पे होता है इसका आविष्कार, इजराइल में हुआ था इसका आविष्कार। ठीक है, अब इसके बारे में बात करें तो ये कैसे कार्य करती है, कैसा इसका मेथड है। तो इसका क्या किया जाता है, देखो इसका जैसे नाम है वैसा इसका काम है, बूंद बूंद सिंचाई। तो इसमें क्या किया जाता है कि बूंद बूंद के रूप में पौधे का जो जड़ क्षेत्र होता है वहां पे पानी बूंद बूंद के रूप में लगातार पहुंचाया जाता है, जिससे क्या होता है कि इसके अंदर नमी बनी रहती है और पौधे को जल की मात्रा उपलब्ध होती रहती है। तो इस विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो बूंद बूंद सिंचाई समझ में आई नहीं है। अब हम बात करें इसके जो हल्का सा इसका जो मेथड है उसके बारे में। तो इसमें जो आपका ये मान लो ट्यूबवेल है आपकी, ठीक है, इसमें से जैसे ये पानी बाहर आ गया, यहाँ पर इसकी मशीन लगती है। मशीन मतलब इसका प्रेशर कम करना है, इसको मिट्टी को छानना है इसके अंदर। जैसे मान लो आपका बोरिंग है, ट्यूबवेल है, उसमें से क्या होता है कि पानी के साथ मिट्टी के कण भी आते हैं, तो उसको अलग करना है, कचरा अलग करना है। तो वो सारी सिस्टम, प्रेशर है, कितना प्रेशर रखना है इसमें, ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर ये मशीन क्या करती है, कंट्रोल करती है। फिर इसके बाद में इसको पानी को शुद्ध करके आगे भेजा जाता है, मुख्य पाइप में भेज दिया जाता है यहाँ से। फिर ये मुख्य पाइप खेत में पहुंच जाता है। खेत में पहुंचने के बाद में इससे सहायक पाइप निकलते हैं। सहायक पाइप निकलने के बाद में इससे सहायक पाइप से और भी छोटे सहायक पाइप निकलते हैं, और इस प्रकार से इसमें क्या किया जाता है, इसको ड्रिप को बिछा दिया जाता है। और इसमें क्या होता है कि ये मुख्य सहायक पाइप हो गए, और इससे क्या होता है, इस ड्रिप को बिछा दिया जाता है। अब इसमें क्या होते हैं, निश्चित अंतराल के बाद में इमीटर्स लगे होते हैं। क्या इमीटर्स, इमीटर्स का मतलब होता है छिद्र होते हैं। इसमें क्या होते हैं, बहुत ही बारीक छिद्र होते हैं जो प्रेशर के साथ जल बाहर टपक टपक बूंदों के रूप में क्या होता है, जड़ क्षेत्र में पहुंचता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें इसके अंदर निश्चित अंतराल पर होता है, ये पौधा है, ये पौधा है। तो पौधे की जड़ क्षेत्र में क्या किया जाता है, इसको जल को डाला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या किया जाता है, इससे सिंचाई की जाती है। ये चीज समझ में आ गई। देखो इसके अंदर अब हम पढ़ेंगे इसके लाभ। ये सारी चीजें समझ में आ रही है आपको। इमीटर्स क्या होते हैं, जो छिद्र होते हैं उनको बोलते हैं इमीटर्स बोलते हैं। सहायक छोटी पाइप होती है, पाइप्स में क्या होती है, जो पाइप होती है उनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, मीटर्स बोलते हैं। ठीक है, और उनके द्वारा क्या होता है, जल रिसकर बाहर निकलता है। इसका आविष्कार कहाँ पे हुआ था, इजराइल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, इजराइल में हुआ था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके लाभ। ठीक है, तो लाभ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पानी कहाँ पे पहुंचाया जाता है, पानी जड़ क्षेत्र में बूंद बूंद के रूप में, बूंद बूंद के रूप में पहुंचाया जाता है। ये चीज क्लियर है। ठीक है, इसके अलावा इसकी जल दक्षता बहुत ज्यादा होती है। जल दक्षता क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी पानी बेकार नहीं होता है।
जहां पे हमें पानी की आवश्यकता होती है केवल वहीं पर पानी पहुंचता है, बाकी जो क्षेत्र सूखा होता है वहां पे क्या होता है, सूखा रह जाता है वो क्षेत्र। इस वजह से वहां पे खरपतवारों की समस्या भी उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, तो जल दक्षता ज्यादा होती है, जल की बचत, जल की बचत, जल की बचत बहुत ज्यादा होती है। लगभग 85 से 90% जल की क्या होती है, इसमें बचत होती है। जल की क्या होती है, बचत होती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें कि खरपतवारों की समस्या नहीं होती है। समस्या कम होती तो है, जहां पे पानी रहेगा वहां पे तो खरपतवार होंगे, लेकिन जहां पे पानी नहीं रहेगा वहां पे खरपतवार नहीं होंगे। इसके अलावा हम बात करें तो इसके अंदर जो खरपतवारों की समस्या नहीं होती है। इसके अलावा हम बात करें तो उर्वरकों का प्रयोग हम पानी के साथ कर सकते हैं। उर्वरकों का प्रयोग प्रयोग सिंचाई के साथ साथ कर सकते हैं। ठीक है, देखो खरपतवारों की समस्या नहीं है, जल की बचत होती है बहुत ज्यादा, जल दक्षता ज्यादा होती है अन्य विधियों की अपेक्षा, अन्य विधियों की अपेक्षा। अन्य विधियों की अपेक्षा पानी जड़ क्षेत्र में बूंद बूंद के रूप में दिया जाता है। ठीक है, ये इसके क्या है, लाभ है। और आगे इसके लाभ है, और इसमें क्या होता है कि सिंचाई के लिए मानव श्रम नहीं होता है। सिंचाई के लिए मानव श्रम नहीं होता है। क्या नहीं होता है, सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए मानव श्रम नहीं होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बहुत ही कम होता है कि इसमें क्या है, एक बार बिछा दो राई, उसके बाद में जरूरत नहीं होती उसको उठाने की, जब तक फसल पककर तैयार नहीं हो जाती। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें, इसके अंदर मानव श्रम की बहुत कम आवश्यकता होती है। ठीक है, जबकि अन्य विधियों में भी क्या करना पड़ता है, बार बार लाइन चेंज करनी पड़ती है, या मान लो बार बार क्या करना पड़ता है, सिंचाई करनी पड़ती है। सिंचाई के लिए मेड़ों नालियों की जो मरम्मत है वो करवानी पड़ती है बार बार, तो इसमें श्रम ज्यादा होता है। और इसके अंदर बार बार सिंचाई होती है, लगातार सिंचाई होती है, जिससे लवणों का क्या होता है, लवणों का निस्सारण हो जाता है। लवणों का क्या हो जाता है, निस्सारण हो जाता है। निस्सारण क्यों, कि पानी बार बार जाएगा तो वहां से क्या हो जाएगा, पानी जो लवण होते हैं पानी के साथ मिलकर नीचे वाले क्षेत्रों में चले जाते हैं, जिससे पौधे के ऊपर उसका विषैला प्रभाव नहीं पड़ पाता है। ठीक है, जल उपयोग दक्षता ज्यादा होती है, कम पानी की आवश्यकता होती है। ये चीजें हमने पढ़ ली है, कंप्लीट हो गई, तो ये लाभ आपके कंप्लीट हो गए इसके। ठीक है, इस चीज को आप नोट डाउन कर सकते हो। अब पढ़ेंगे इसकी सीमाएं। क्या पढ़ेंगे, सीमाएं। देखो इसमें प्रारंभिक लागत ज्यादा, प्रारंभिक लागत क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से छोटे किसान इसको लगा नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तो प्रारंभिक लागत तो ज्यादा होती है। इसके साथ यदि अशुद्ध पानी है, क्या है, अशुद्ध पानी है, तो क्या होते हैं, इमीटर्स अवरुद्ध हो जाते हैं, छिद्र अवरुद्ध हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, छिद्र या इमीटर्स। इमीटर्स क्या हो जाते हैं, अवरुद्ध, बंद हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, कुछ पौधों तक पानी नहीं पहुंच जाता है। इसी प्रकार अशुद्ध जल होने पर, यहाँ पे लिख लो जल, अशुद्ध जल होने पर छिद्र या इमीटर्स क्या हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। इसके बाद में हम बात करें तो इसके अंदर जो एक ही जगह पानी गिरने से क्या होता है, एक ही जगह पानी गिरने से क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक ही जगह पानी गिरने से क्या होता है, अन्य क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंच पाता है।
जैसे जड़ क्षेत्र में क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है। जैसे बड़े पौधे होते हैं तो उनमें जड़ क्षेत्र में इतनी सी दूर में पानी गिरेगा तो वो पानी ग्रहण नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से, और हम इसके बाद में आगे बात करें तो इसके अंदर जो अगला होता है, जो उत्सर्जक होते हैं, उनमें क्या होता है कि घास फूस, मिट्टी के कण, लवण आदि जमा हो जाते हैं, ठीक है। उर्वरकों का प्रयोग हम इसके साथ करते हैं तो क्या होता है, कुछ उर्वरक बिना घुलनशील हुए क्या हो जाते हैं, इमिटर्स या जो नाल पाइप है उसमें पहुंच जाते हैं, जिससे क्या होता है वो इमिटर्स में फंस जाता है, जिससे क्या होता है वहां से वो इमिटर्स उत्सर्जक क्या होता है बंद हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो खेत होता है उसमें क्या होता है, चूहे होते हैं, कुछ अन्य जीव होते हैं जो क्या करते हैं, उन जो छोटी पाइपलाइनें हैं उनको क्या कर देते हैं, काट देते हैं। तो पाइपों को चूहे व अन्य जंतु या चूहे काट देते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें तो इसकी जो सीमाएं हैं उसमें इसके अंदर जो भारी मृदाएं होती है, जो भारी मृदाएं मतलब काली मृदाएं, मतलब जिनमें अंतः स्पंदन की दर क्या होती है, कम होती है, जिनमें अंतः स्पंदन की दर कम। अंतः स्पंदन क्या होता है कि अंदर जो जल सोखने की क्षमता होती है वो कम होती है, तो उन मृदाओं में क्या होता है, वहां पे अत्यधिक क्या हो जाता है, वहां पे पानी एकत्रित हो जाता है, और अधिक नमी और जल के कारण क्या होता है, वहां पे रोग और कीटों का प्रकोप हो जाता है, ठीक है। तो उन मृदाओं में इनका प्रयोग नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं कर सकते। कहाँ नहीं कर सकते, जिन भारी मृदाएं, काली मृदाएं या जिनमें अंतर स्पंदन की दर क्या होती है, कम होती है, उनमें इनका प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे पानी का एकत्रीकरण हो जाएगा, जल नीचे जाएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा उसमें इसके अंदर क्या हो जाएगा, पानी नीचे नहीं जाएगा तो वहां पे नमी अधिक बन जाएगी, नमी अधिक होगी तो वहां पे रोग और कीटों का प्रकोप हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वार्षिक फसलों में हमें क्या करना पड़ता है, इनको बार बार हटाना पड़ता है, लगाना पड़ता है वार्षिक फसलें, तो इस वजह से इसमें श्रम की अधिक आवश्यकता हो जाती है, ठीक है, वार्षिक फसलों में। जबकि जो बहुवर्षीय फसलें हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ज़्यादा श्रम की आवश्यकता नहीं होती है, छोटी सी ये भी सीमा है। तो ये आपका लेसन जो सिंचाई का लेसन है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और अब हम अगले वीडियो में आपके लिए नया चैप्टर लेके आएंगे, तो इसलिए आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे अन्य लोगों को भी इसका फायदा हो सके, ठीक है। धन्यवाद।